Hey guys, welcome back to the second tutorial of the chapter chemical reaction and equation। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर की, और इस इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिर हमने देखा केमिकल चेंज के पीछे केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन को पहचानने के तरीके, जो कि एनसीईआरटी ने कहा है ये 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम कहीं भी पहचान सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर इन 4 पॉइंट्स को हमने डीपली स्टडी किया बाय द हेल्प ऑफ 3 एक्टिविटीज़ 1.1, 1.2 एंड 1.3 एक्टिविटी। ओके, तो अगर किसी का वीडियो मिस हो गया हो प्रीवियस वाला तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन टॉपिक के अंदर हमको 2 बातें सीखनी है। पहली बात, केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। और सेकंड सब टॉपिक है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और कैसे होती है, कैसे बनती है। केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आंसर इज दिस, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस आर नथिंग बट सिंपली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सिंपल सी बात ख़त्म हो गई। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो माइंड में आता है, केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका आंसर मैं दूंगा आपको। देखो, एक्टिविटी 1.1 को याद करो। एक्टिविटी 1.1 को अगर याद करो और इस पूरे बात को अगर आपको किसी को समझाना हो तो आपको थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा कि भाई मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था हमने बर्नर से, तब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और कन्वर्ट हो गया वाइट कलर के पाउडर जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पूरे रिएक्शन को थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा, जो कुछ लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में चाहिए होती है, तो इसको सिंपल और शॉर्ट में बनाने के लिए हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम इस लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन को एक सिंपल से सेंटेंस में लिखकर ख़त्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस पूरे सेंटेंस की हेल्प से कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, एसेट्रा एसेट्रा। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस फॉर्म में लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए और सिंपलेस्ट वे में लिखने के लिए वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बोल रहे हैं वर्ड इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है इन्होंने। वो क्या दी है देखिए, यहाँ दिया है, ये पूरा पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि सब्सटेंस जिनके अंदर चेंजेस आते हैं, जिन सब्सटेंस में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, इनको तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और नया सब्सटेंस जो नया बनकर आता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक वर्ड इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड, बीच में एरो होता है, वो एरो क्या करता है, शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और रिएक्टेंट्स अगर एक से ज़्यादा 2 हैं या 3 हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा है तो उसके आगे भी प्लस साइन लगा के दूसरे का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एक ही है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यही बात इस पैराग्राफ में दी हुई है। वर्ड इक्वेशन शो चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू अ एरो प्लेस बिटवीन दैम, reactants written on the left with plus sign between them, similarly products written on the right hand side with a plus sign between them. Arrowhead points toward the products, show the direction of reaction. तो वर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है, लेकिन वर्ड इक्वेशन क्या एक्चुअल फॉर्म होती है केमिकल रिएक्शन की, बिल्कुल नहीं होती। वर्ड इक्वेशन नहीं होती भैया, वर्ड इक्वेशन भी लंबा चौड़ा तरीका है देखा जाए तो, क्योंकि वर्ड इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, इसमें पूरे पूरे नाम लिखने पड़ रहे हैं हमको एलिमेंट्स के, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हमको और छोटा तरीका ढूंढना है। एनसीईआरटी कह रही है क्या और कोई छोटा तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, बिल्कुल है, यस। कौन सा तरीका है आगे खुद ही बता रहे हैं। केमिकल इक्वेशन को और छोटा और यूज़फुल बनाया जा सकता है अगर उनके केमिकल फार्मूला यूज़ करें पूरे पूरे नाम की जगह। अगर हम उनके सिंबल्स यूज़ करें उनके पूरे पूरे नाम की जगह एलिमेंट्स के, तो और छोटा बन सकता है।
केमिकल ओके ठीक है, जैसे कि इन्होंने पिछली वाली रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया है कि मैग्नीशियम की जगह पर Mg ले लिया, ऑक्सीजन की जगह O2 ले लिया और फिर बना लिया MgO। यहाँ इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले यूज़ कर लिए और वर्ड इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। अब सिंपली एक बात बोल रहे हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कह रहे हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जरा बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम को गिनो। मैग्नीशियम का एक, ठीक है। ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, यहाँ 1 दिख रहा है, ओके। कह रहे हैं इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड? नो। इफ़ नॉट, बिल्कुल नहीं थे, हमने गिने नहीं हैं। तो कह रहे हैं इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस। अगर एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या बराबर नहीं है दोनों साइड तो वो अनबैलेंस रिएक्शन है। बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम एज बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सच केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। अच्छा, वो कह रहे हैं ये अनबैलेंस क्यों है? इसलिए अनबैलेंस है क्योंकि दोनों तरफ का मास वो इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस होती हैं, अनबैलेंस वालों को बोलते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नाउ हमने राइटिंग का केमिकल इक्वेशन समझ लिया। राइटिंग का केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि भैया केमिकल इक्वेशन को और छोटा लिखा जा सकता है अगर हम उनके वर्ड्स की जगह पर उनके फार्मूला या फिर उनके सिंबल्स को यूज़ करें। सिंबल्स को यूज़ करने के बाद हमने जब ये केमिकल इक्वेशन लिख ली, तब हमने दोनों के नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिने, तो देखा कि number of atoms were not equal. Hence the chemical equation is unbalanced and this type of unbalanced reaction are known as skeletal chemical reaction. ये unbalance इसलिए थी क्योंकि, इसलिए नहीं कि नंबर इक्वल, एटम्स के नंबर इक्वल नहीं है, नहीं, इसलिए क्योंकि एटम्स के नंबर इक्वल ना होने की वजह से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मास इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात है यार। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम लेते ही मन में फिर से एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, होती क्या है? तो देखो अभी ऊपर देख कर आए हैं हम कि अनबैलेंस क्या होती हैं। अनबैलेंस इन्होंने कहा, अनबैलेंस इक्वेशन वो होती हैं जिनके अंदर मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ साइड, वो अनबैलेंस होती हैं। तो इस हिसाब से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होंगी? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में मास इक्वल हो, ठीक है। एक क्वेश्चन दूसरा आ रहा है माइंड में कि यार क्यों करें, नहीं हम क्यों करें, हमें बताओ हम क्यों करें मास इक्वल, आके ज़रूरत क्या है, नहीं कर रहे हम मास इक्वल। मौसा जी लेके थोड़ी भाग जाएंगे, हम नहीं कर रहे मास इक्वल। नहीं भैया करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सारे संसार में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक रूल को फॉलो करती हैं, एक लॉ को फॉलो करती हैं। वो लॉ क्या है? लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास कभी कम होता है और ना कभी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर 5-5 ग्राम 2 केमिकल्स लिए तो टोटल 10 ग्राम हो गया। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट का भी मास 10 ग्राम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 15 हो जाएगा या 5 रह जाएगा या 8 रह जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो जितना आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया वो उतना का उतना ही तो रहेगा, ठीक है। सो इसलिए सारे संसार में, सारे यूनिवर्स में सारी केमिकल इक्वेशंस एक लॉ को फॉलो करती हैं, डेट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। इसलिए हमको दोनों साइड का मास करना इक्वल होता है। अब आती है बात कि यार मास को इक्वल करेंगे कैसे। ये बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, डेट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द, ये तो सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ाई, दोनों साइड का मास इक्वल होना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके। तो बात आती है कि करेंगे कैसे। दोनों साइड का मास अगर इक्वल नहीं है किसी इक्वेशन में तो हम कैसे कर देंगे? हम ऐसे कर देंगे, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स की, एटम्स की संख्या को इक्वल कर दो, ऑटोमेटिकली मास इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, आओ इस वाली रिएक्शन में देखेंगे। देखो इस इक्वेशन में मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड पर एक एटम है और राइट हैंड साइड पर भी एक एटम है, मतलब मास दोनों साइड इक्वल है मैग्नीशियम के हिसाब से।
लेकिन ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम है और ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड पे 1 एटम है। यहाँ इक्वेशन अनबैलेंस हो गई क्योंकि राइट हैंड साइड पर 1 एटम ऑक्सीजन का कम है, उसका मास कहाँ जाएगा, वहीं तो कमी पड़ गई। तो सिंपली मास को इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ 1 और ऑक्सीजन लगा दें, 2 कर दें, तो भैया देखो सारे एटम की संख्या बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपने आप हो गया। सिंपल सी बात है, बोलो दीदी हाँ। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में आया कि ये इक्वेशन को बैलेंस बनाते कैसे हैं। तो हमने कहा एटम्स की संख्या इक्वल करके बना देंगे। फिर क्वेश्चन आया एटम्स को इक्वल कैसे करेंगे, क्या हिसाब किताब लगाते हैं, कैसे समझेंगे भैया, कैसे बराबर होंगे, हमें नहीं आता करना, सिखाओ ना। तो सिखाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सीखिए और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।